कि गरीब आदिवासी जो वहाँ रह रहे हैं उनको शिकार किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर कुछ सच्चाई है। तो कांग्रेस की ओर आपका शुरू से रुझान था कि ऐसे कुछ आपको कोई अप्रोच किए कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस के पार्टी की ओर से लड़िए? नहीं, मेरे कांग्रेस में शुरू से रुझान था और कहीं ना कहीं मेरे ससुर जी कांग्रेस से जुड़े थे। मेरी परिवार पूरे कांग्रेस को हमेशा वोट करते थे। अगर बात महिलाओं की किया जाए तो जो 90 के दशक में जब आप वहाँ थे तो महिलाओं की स्थिति जो थी वहाँ और अभी जब हम 2024 में हैं, कितना कुछ बदलाव हुआ है बस्तर की, खासकर महिलाओं या फिर लड़कियों की बात करें? राजीव गांधी जी का देन है जो महिलाओं को सामने लाने का। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं पूरा ख़त्म हो गए उस घटना में, और उस काफिले में आप भी थी, तो आपको भी एक गोली लगी थी पैर में, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे क्योंकि आप वहाँ की गवाह थी। मेरा गला सूखे जा रहा था, मेरे को गोली लगा है, पानी है क्या बोली, तो है बोले, दूर में थर्मस को रख दी। 5 साल के बाद जब बरसी मनाने के लिए आप वहाँ पहुँच रहे थे, तब उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? देखो, आप इतना गहराई वाला सवाल पूछे। एक और ये बात उठकर सामने आई है कि ये जो घटना हुई है वो राजनीति से प्रभावित है। मैं इसमें राजनीति है या नहीं है इस पे नहीं जाऊंगी, लेकिन पूरी प्रशासन की गलती है। आने वाले समय में आप अपने लिए राजनीति में कौन सा जगह देखती है? क्या महत्वाकांक्षा क्या है आपकी? मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ना मैं सोचती हूँ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। खास इसलिए नहीं क्योंकि वो राजनीतिक परिवेश रहती है, खास इसलिए क्योंकि उनका जीवन शैली सामान्य है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद अपनी एक अलग मुकाम बनाई है, अलग मुकाम पर पहुँची है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक और वर्तमान में राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम जी के बारे में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के जितने भी जनता है यहाँ प्रदेश की, वो आपको जानते ही जानते हैं, साथ साथ में जो दिल्ली में बैठे हैं वो भी आपसे भली भांति परिचित है। लेकिन फिर भी मैम, हमारे दर्शकों के लिए कौन है फूलोदेवी नेताम, अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, मैं श्रीमती फूलोदेवी नेताम, राज्यसभा सांसद। जैसे कि आपने मेरी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहा, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मैं कैसे राजनीति में आई। बचपन से ही मेरा एक संघर्ष जीवन रहा है। संघर्ष करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। निश्चित तौर पर बड़े लोगों का, बुजुर्गों का प्रेरणा है, उनका मार्गदर्शन है, उनका आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा जन्म आलोर ग्राम में हुआ था 10 जनवरी 1972 को, और वहीं पे आलोर में ही मेरा प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा हुआ। और उसके बाद मैं फरेशगांव में आई, जहाँ पे मेरे मामा जी के यहाँ रह के हायर सेकेंडरी का और आगे की पढ़ाई की। कहीं ना कहीं इस दौर में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस समय गांव में स्कूल नहीं हुआ करता था। ये है कि आलोर एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे माध्यमिक स्कूल तक था, तो वहाँ पे हमने पढ़ाई की। और आगे की पढ़ाई के लिए उस समय हॉस्टल नहीं हुआ करता था, ना जो अभी शासन की योजनाओं के तहत बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, वो सुविधाएं नहीं हुआ करता था। 6-7 किलोमीटर पैदल जाके हम लोग अपना पढ़ाई किए। और प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला जाने के लिए मेरे साथ कोई भी एक भी लड़कियां नहीं थी, जिसमें मैं मिडिल स्कूल में, पूरे स्कूल में 6वीं का एडमिशन ली और 8वीं तक वहाँ पढ़ाई की। तो उस बीच में
एक कोई भी लड़की नहीं थी, मैं अकेली लड़कों के साथ पढ़ाई की। और मेरे पिताजी किसान हैं। गांव वाले कहा करते थे कि ये लड़की है, शादी होगी, दूसरे घर चली जाएगी, क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसे करके कहते थे। लेकिन मेरे माता पिता दोनों पढ़े लिखे थे, इसलिए पढ़ाई के महत्व को समझते थे और मेरे को बराबर उनका आशीर्वाद मिला, प्रेरित करते थे कि पढ़ाई करना है। और हम 6 भाई बहन हैं, 3 भाई 3 बहन, और किसानी करके तीनों 6 भाई बहन को बराबर स्कूल भेजे, पढ़ाई किए। आज मेरे भाई लोग सर्विस में हैं, बहन लोग भी सर्विस करते हैं, अच्छा पढ़ाई किए। और शादी के बाद मेरे परिवार में ना मायका में कोई राजनीति में थे, ना ससुराल में कोई राजनीति में थे। गांव स्तर में मेरा ससुर ज़रूर 3 बार के सरपंच रहे हैं ग्राम पंचायत भंडारवंडी में। और शादी के बाद मैं राजनीति में आई। जनपद अध्यक्ष का पद महिला था और मैं जनपद सदस्य पहले चुनी गई, और अध्यक्ष के लिए मेरे जो मेंबर थे वहाँ पे, उन लोगों का कहना था कि पढ़ी लिखी महिला है, हम इसको जनपद अध्यक्ष बनाएंगे। तो मेरे को जनपद अध्यक्ष चुना गया। तब आपकी उम्र 23 थी और 94 की बात है ये 94 की बात है। उस समय मैं 24 साल की थी। 24 साल की थी, जनपद अध्यक्ष बन गई। जनपद अध्यक्ष के दौरान मैंने बहुत अच्छा काम किया उस फरसगांव जनपद पंचायत में। तो शासन की ओर से 5 लाख पुरस्कार भी मिला जनपद पंचायत को। उसके बाद 98 में 4 साल होने जा रहा था, फिर 98 में मेरे को विधायक का टिकट दी गई। विधानसभा चुनाव फाइट की, फिर मैं जीती, विधायक बन गई। मध्य प्रदेश में उस समय थे और 2000 में मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य हुआ, तो छत्तीसगढ़ में भी 2 साल तक हम प्रतिनिधित्व किए। उसके बाद 2003 के चुनाव में विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। फिर जिला पंचायत का चुनाव आया, उस समय कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। जिला पंचायत में सभी हमारे कांग्रेस के नेता कहने लगे, यहाँ तक कि कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा मेरे को दबाव डाले चुनाव लड़ने के लिए। मैं नहीं लड़ूंगी चुनाव, ऐसे करके बोली, अड़ गई थी। लेकिन क्षेत्र के सारे लोग आए, बोले, उन्हीं लोग फार्म लेके आए, बोले हम नहीं जानते, इस फार्म में आप साइन करिए, बाकी सब कुछ हम करेंगे। तो वाकई उन लोग कार्यालय गए, कलेक्ट्रेट, वहाँ से फार्म लेके आए, मेरे से साइन करवाए और जमा किए। बोले चुनाव प्रचार में मत आना, हम लोग को जिताएंगे। तो मान गई, मेरे कार्यकर्ताओं को एक तरफा चुनाव जिताए। फिर महिला आरक्षण था जिला पंचायत का चुनाव में, तो सभी वरिष्ठ हमारे सदस्य लोग का भरपूर सहयोग रहा और मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष 2005 में बन गई। उसके बाद फिर 2009 में मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ी, बहुत कम वोट से, 19,000 लगभग। हाँ, 19,000 लगभग वोटों से मैं हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी मैं अपनी संगठन और लोगों के बीच में उठना बैठना जाना, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम की और हमेशा कांग्रेस के एक सिपाही के तौर पर मैंने अपना काम जारी रखा। फिर आदरणीय सोनिया जी ने राज्यसभा में उन्होंने आशीर्वाद दिया और आज राज्यसभा में जब भी मेरे को मौका मिलता है, छत्तीसगढ़ के समस्याओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में, छत्तीसगढ़ के कोटा के बजट के बारे में मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। आप लोग सुनते भी होंगे। और राजनीति स्तर पे आने पे बहुत ज़्यादा
लोगों का काम करने का मौका मिलता है। मेरा सोच रहा हमेशा मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की सेवा कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा निचले स्तर के लोगों को ऊपर उठा सकूं। सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमेशा सक्रिय रूप से मैंने काम किया है। मुझे खुशी होती है, दिल में सुकून मिलता है कि मैं दूसरे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ। तो सेवा भावना से काम करने से बहुत मेरे मन को संतुष्टि मिलती है। एक और बात है, जब आप 5वीं कक्षा में थी तब आपकी एक सहेली पढ़ती थी, तो आप एकमात्र ऐसे थी जो 5वीं पास होकर आगे बढ़ी, वो पीछे रह गई। हाँ, हम लोग 5वीं में 2 थी। मेरी एक सहेली थी, वो 5वीं में फेल हो गई, तो मैं 6वीं पढ़ने चली गई। तो वही बताई कि मैं फिर मिडिल स्कूल में 8वीं तक अकेली रही हूँ लड़कों के साथ। जब 1:30 बजे की छुट्टी होती थी तो भी बैठी रहती थी, कहाँ जाऊँगी ऐसे करके। पर सर लोग बहुत चाहते थे मेरे को, बहुत अकेली है, रहती है, अकेली पढ़ती है करके बहुत ज़्यादा उनका प्यार। जी, आप आदिवासी अंचल से आती हैं, बस्तर से। जी, अब आपके जो, जैसे आपने बताया कि आपके जो परिवार थे उसमें कोई राजनीति में नहीं थे। शादी होने के बाद जब आपने ससुराल गए तब वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, चूँकि आप वहाँ एकमात्र पढ़ी लिखी थी, तो आपको लड़ने के लिए बोला गया। तो ऐसा कितना आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा कि जैसे आप राजनीति बैकग्राउंड से नहीं रखते, उसके बाद राजनीति में अचानक से आ जाना, कितना चुनौती भरा था? देखिए, एक चुनौती तो था, और मैं कई लोग नॉमिनेट होते हैं और मैं फाइट करके आई हूँ। जनपद सदस्य के चुनाव लड़ रही थी, तब 4-5 पुरुष लोग लड़े मेरे साथ, 2 महिलाएं लड़ी मेरे साथ। तो उसमें से अच्छा खासा वोट से जीत के आई। और उसके बाद जनपद अध्यक्ष का चुनाव होता है, मेंबर लोग चुनते हैं। फिर मेंबर लोग चुने, मैं जनपद अध्यक्ष बन गई। तो कांग्रेस की ओर आपका शुरू से रुझान था कि ऐसे कुछ आपको कोई अप्रोच किए कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस के पार्टी की ओर से लड़िए? नहीं, मेरे कांग्रेस में शुरू से रुझान था, और कहीं ना कहीं मेरे ससुर जी कांग्रेस से जुड़े थे। मेरी परिवार पूरे कांग्रेस को हमेशा वोट करते थे। कांग्रेस के रीति नीति से मैं काफ़ी प्रभावित थी। आदरणीय सोनिया जी के जिस तरह से त्याग, तपस्या, और मैं उनको जो देखती हूँ और जानती हूँ कि इतना संघर्ष के बावजूद जिस तरह से देश में सेवा दे रही हैं, उनसे ख़ास तौर पर प्रभावित होके मैं दूसरे तरफ जाने का सोच भी नहीं सकती थी। और कांग्रेस के रीति नियम से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस से शुरू से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही। और मैं कभी ये नहीं सोची कि मेरे को कोई बड़ा पद दे, या तो मैं मांगने जाऊं, या कई लॉबिंग करते हैं, वो भी आज तक मैं कभी नहीं की। मेरे कार्य को देख के जो आज मिला उसी से मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि आप बस्तर से आ रही हैं, तो वहाँ के रीति नीति या फिर जो स्थिति परिस्थिति से आप भली भांति परिचित हैं। हम लोग यहाँ बैठ के आकलन करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति वहाँ है वो आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं। तो कैसी है बस्तर आपकी नज़र में? देखिए, बस्तर बहुत सुंदर, बस्तर की वादियाँ, बस्तर की संस्कृति, बस्तर की रीति, बस्तर के रिवाज, हरे भरे जंगल, पहाड़ी, बहुत सुंदर है बस्तर। लेकिन आज की स्थिति में बस्तर में अशांति है, शांति नहीं है। पहले बस्तर में जानवरों से डर हुआ करता था, अब तो लोगों से ही डर है। कब क्या हो जाए बस्तर में कोई ठिकाना नहीं है। बस्तर ऐसा बस्तर है, 1 साल 2 साल फसल भी नहीं होगा ना, अकाल भी पड़ेगा, तो भी बस्तर के लोग कंदमूल खा के, साल बीज खा के ज़िंदा रह सकते हैं। जब अकाल पड़ा था तब बुजुर्गों लोग बता रहे थे कि हम महुआ और साल बीज को उबाल के भोजन के रूप में खाए, कुल्थी का भी खाना बना के खाते हैं, लौकी में भी थोड़ा सा चावल डाल के खाना बना के खाते हैं। मैं खुद खाई हूँ बचपना में। महुआ को कहते हैं नशा पकड़ता है,
महुआ को सड़ा के दारू बनाते हैं तब नशा पकड़ता है, और ऐसी सूखी महुआ को साल बीज के साथ उबाल के खाते हैं तो वो भोजन के रूप में खाया जाता है। तो ये खाए हैं अपन लोग बचपना में। यूपी में मैं सुनी हूँ कि महुआ को आटा के साथ गूँथ के रोटी भी बनाते हैं, तो भोजन के रूप में लिया जाता है। उसके बारे में नहीं जानते, उन लोग गलत समझते हैं। महुआ एक दवाई के रूप भी है, और वहाँ का तेंदू, वहाँ का चिरौंजी, वहाँ का हरा बेहड़ा, जो तेंदू पत्ता, साल बीज, जो वनोपज संपदा है जो बस्तर की जंगलों में मिलता है, उससे वहाँ के आदिवासी का आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक जरिया है। लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी के सरकार में मैंने देखा कि सारा जितना भी वनोपज संपदा मिलता था उसका समर्थन मूल्य में खरीदी हुआ करता था। उससे लोगों को अच्छा खासा आमदनी मिलता था। उससे कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से एक मजबूत करने का योजना था। लोगों को अच्छा दाम मिलने लगा, लोग अच्छे से रहने लगे, अच्छा से खाना खाने लगे। तो इस तरह की बस्तर है। और बस्तर में अभी भी जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते, कई गांव ऐसे होते हैं कि चारों तरफ से पहाड़ी है और बीच में गांव है, ऐसे भी गांव देखने को मिला है। तो वहाँ पे हैंडपम्प की सुविधा नहीं है, झरिए के पानी पीते हैं, साइकिल भी नहीं जा सकती तो गाड़ी वहाँ पे कहाँ जाएगी। कई जगह रोड नहीं है। लेकिन इसके पहले की अपेक्षा अभी बहुत जगह पहुंच मार्ग बन चुके हैं, पुल पुलिया बने हैं, और पानी पीने की व्यवस्था भी हुई है। लेकिन ऐसे जगह हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, वहाँ पे ये आज भी देखने को मिलता है। आपने जैसे एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं गाय भैंस भी चराया हूँ, तेंदू पत्ता भी तोड़ा हूँ, महुआ भी बिना हूँ। निश्चित तौर पर बचपना में संडे के दिन, बाकी हमारे बड़े भैया हैं, पिताजी हैं, ये लोग दूसरे काम करते थे तो आज छुट्टी है। हमारे पिताजी के यहाँ बहुत सारे भैंसे होते थे, भैंसे और गाय बैल बकरी सब होता था। तो मैं चराने जाती थी छुट्टी के दिन, चरा के लाती थी दिन भर। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। गांव का जो ये परिवेश है, गांव का ये सब कुछ करने को मिला तो आज मैं दिल से कहती हूँ, मेरे को खुशी होती है। जी, आपका जीवन बहुत सादगीपूर्ण रहा है, और एक समय अभी ऐसा भी था जब आप खेत में काम कर रहे थे तो कोई आपका फ़ोटो लेके इंटरनेट पर वायरल कर दिया, जो बहुत वायरल भी हुआ। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मेरा जीवन बचपन से सादगीपूर्ण है। मैं दिखावा नहीं करती, खुद आँख में देखती हूँ, खुद करती हूँ तो उस पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ। बचपन से हम काम किए हैं, धान भी निंदाई किए हैं, रोपा भी लगाए हैं, धान भी काटे हैं। तो ये सारा काम किए हैं। हमारे लिए तो ये नया काम नहीं है। उस समय उस पीरियड में फ़ोटो जो वायरल हुआ उसके बारे में आप बोल रहे हैं, कोरोना काल था, रोपा बढ़ गया था, लेबर नहीं मिल रहे थे। तो मेरे पास 3-4 लड़कियां रहते हैं जो मैं उनको पढ़ाती भी हूँ, बड़ी होने के बाद शादी भी करती हूँ। परिवार में से ही है, मैं सबको अपना परिवार मान के रखती हूँ। तो उनको पढ़ाई लिखाई लेकर सब कुछ करती भी हूँ उनके लिए। तो मैं उनको बोली कि लेबर मिल नहीं रहे, रोपा बढ़ा है, चलो हम ही लोग रोपा लगा लेते हैं आज। तो हम गए रोपा लगाने के लिए, और मैं फ़ोटो नहीं खिंचाई। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेरा फ़ोटो निकाला गया है। अब मेड़ में रह के मेरा गाड़ी चलाता है, वो फ़ोटो खींच लिया मेरा। फिर मेरे को घर आने के बाद शाम को बोलता है
कि दीदी ये फ़ोटो पुराना हो गया है, डीपी में है, मैं इसको नया वाला डीपी में डाल देता हूँ। तो मैं फ़ोटो को देखी भी नहीं, बोली मैं ठीक है डाल दे बोली, और मैं चली गई नहाने। अब वो फ़ोटो डीपी में डाला तो डीपी से उठा के कई लोग वायरल करने लगे। इतना वायरल हुआ कि मैं सोची भी नहीं थी कि फ़ोटो का इतना वायरल होगा। दूसरे दिन दिल्ली से प्रेस वालों का फ़ोन, फिर यहाँ सब लोकल प्रेस को भेजे घर पे, और बोलते हैं मैडम का इंटरव्यू लो, मैडम का फ़ोटो लो, मैडम का वीडियो बनाई तो वीडियो दो। तो वीडियो तो बना ही नहीं था, वो तो फ़ोटो खींच लिया अनजाने में, वो फ़ोटो था। तो मैं बोली वीडियो नहीं बना है, और मैं जानती भी नहीं थी कि मेरा फ़ोटो खींचा हुआ है। तो बोले कि चलो आज खेत जाते हैं, हम वीडियो बनाएंगे, इंटरव्यू लेंगे। हम बोले ठीक है। तो मैं फिर दोबारा खेत चली गई दूसरे दिन। तो दूसरे दिन वीडियो बनाए, इंटरव्यू लिए, पर वो वाकई मैं जितना सोचे नहीं थे उतना वो फ़ोटो वायरल हुआ। यहाँ तक कि आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, सब ने ट्वीट किया। जी, अगर बात महिलाओं की किया जाए तो जो 90 के दशक में जब आप वहाँ थे तो महिलाओं की स्थिति जो थी वहाँ, और अभी जब हम 2024 में हैं, कितना कुछ बदलाव हुआ है बस्तर की, खासकर महिलाओं की लड़कियों की बात करें। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। महिलाएं पहले समाज में निकला नहीं करती थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का देन है जो महिलाओं को सामने लाने का और महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का। पंचायती राज का स्थापना हुआ, पंचायती राज के तहत आरक्षण दी गई, और उस आरक्षण के तहत महिलाओं को वार्ड पंच का चुनाव लड़ने का मौका मिला। कोई जनपद के सदस्य बने, जनपद अध्यक्ष बने, कोई जिला पंचायत के सदस्य, फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम। जो आरक्षण मिला महिलाओं का, तो ये महिलाएं चुनाव लड़ी, जीत के आई, और जो जिम्मेदारी दी गई वो महत्वपूर्ण निभा रही हैं। आज महिलाएं काफ़ी आगे हैं, मजबूती के साथ अपने गांव का विकास के साथ साथ अपने देश के लिए भी सोचती हैं। जी, लंबे समय से नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती आई है, तो जब भी नक्सली मारे जाते हैं तो ये आवाज़ निकल कर आती है कि गरीब आदिवासी जो वहाँ रह रहे हैं उनको शिकार किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। कितना सच्चाई लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ सच्चाई है। आदिवासी कोई महुआ बेचने जाएगा, कोई तेंदू खाने जाएगा, उसको भी नक्सली है करके मार दोगे और उसको नक्सलाइट घोषित करोगे तो कहाँ का न्याय है? बहुत कम नक्सली है कहते हैं लेकिन प्रूफ नहीं कर पाते। कहीं कहीं भी ऐसे भी हुआ है कि नक्सली है करके आप मार तो दिए, AK-47 को बगल में रख दिया और फ़ोटो खिंचा दिए क्योंकि प्रमोशन चाहिए। बहुत सारे केसेस हुए हैं बस्तर में, और ये लड़ाई बहुत गंभीर लड़ाई है नक्सली और पुलिस की। ये हथियार से थमने वाला नहीं है। शांतिपूर्वक बातचीत करके किसी की भी सरकार रहे, इसको पहल करना चाहिए। और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। जी मैम, इसी पे हम लोग, मेरे अगले सवाल इसी पर है। 2013 का जो घटना घटा है छत्तीसगढ़ में, वो अब तक के इतिहास की सबसे दुखद घटना है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं पूरा ख़त्म हो गए उस घटना में, और उस काफिले में आप भी थी, तो आपको भी एक गोली लगी थी पैर में, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे क्योंकि आप वहाँ की गवाह थी। देखिए, ये घटना देश ही नहीं, मेरे ख्याल से विश्व में इस तरह की राजनीतिक नेताओं के साथ घटना नहीं हुई थी। पहला घटना है
25 मई 2013 की, जिसमें छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेतृत्व थे और उस काफिले में मैं भी थी। जो कुछ हुआ है मेरे आंखों के सामने हुआ है। पूरी ये नहीं कि हम प्रशासन को सूचना नहीं दिए। 8 दिन पहले से सूचना था, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी थी, बस्तर की प्रभारी थी और केवल स्टेट लेवल के ही लीडर नहीं थे, राष्ट्रीय स्तर के भी लीडर थे। विद्याचरण शुक्ला जी थे, नंद कुमार पटेल जी थे, महेंद्र कर्मा जी थे और उनके साथ बहुत सारे एक्स MLA यहाँ के जो लीडर थे वो सब थे। सबसे पहले हम लोग गए भैरमगढ़ में सभा कर लिए, फिर उसके बाद दंतेवाड़ा गए, दंतेवाड़ा में सभा हुई, फिर जगदलपुर आए, फिर बकावंड सभा हुई, लास्ट हम लोग का सुकमा था 25 तारीख को। तो 25 तारीख को सुकमा से हम लोग खाना खाने के बाद 3:30-4 बजे के आसपास हम लोग निकल आए, झीरम घाटी के पास पहुँचे। हम लोग की गाड़ी पीछे थी, शायद मेरी गाड़ी के पीछे और 2-3 गाड़ियाँ रही होंगी। 2-3 घाटी को पार करने के बाद मेरी गाड़ी में पिट आवाज़ आया। तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि नक्सली हमला कर रहे हैं। उसमें कांच लगी हुई थी। तो मैंने कहा ड्राइवर को थोड़ा तेज़ चला। मैं सामने बैठी हुई थी, पीछे सीट में शिवनारायण द्विवेदी और चिका वाजपेयी बिलासपुर के, तो ये दोनों बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं सामने बैठी हुई थी। फिर वो तेज़ चलाने लगा। सामने मैं देख रही तो पूरा काफिला, तो मैं अरे बाप रे एक्सीडेंट हुआ ऐसे लगने लगा मेरे को। पूरा काफिला अस्त व्यस्त, रोड को जाम कर दिए हैं, सिंगल रोड, हम पीछे मुड़ के नहीं जा सकते, ना आगे बढ़ नहीं सकते। फिर थोड़ा सा जगह था और ये पहाड़ी और ये रोड और ऐसी जगह था, वहीं पे मेरा ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक भी नहीं लगा पाया था ठीक से। उसके कुल्हे के पास गोली लगी पीछे तरफ से। दोनों भैया मेरे को आवाज़ दे रहे हैं, दीदी एकदम लेट के उतरो, एकदम लेटे उतरो बोले। तो वैसे ही मैं लेटे उतरी गाड़ी के नीचे। मेरा चप्पल तो सब गाड़ी में छूट गया और वो दोनों भैया भी पीछे से उतरे। तो लोग ऐसे दोनों लेटे हुए हैं, मैं इधर से ऐसे लेटी हुई हूँ, दोनों के बीच में मेरा सर है। अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं, पहाड़ी और मेरी गाड़ी और सबसे ज़्यादा हम लोग की गाड़ी के ऊपर इतना हैंड ग्रेनेड फेंके, इतने फायरिंग लगातार हुई। तो मेरे को शिवनारायण द्विवेदी जी बोल रहे हैं, दीदी आप महिला हो, आपका बात सुनेंगे। तो मैं बोली अंधाधुंध फायरिंग चल रहा है, कैसे करूं। तो सेकंड बार और उन्होंने कहा, दीदी मेरे ख्याल से ना आप महिला हो, आपका बात इन लोग सुनेंगे। उस बीच में आके गाड़ी के नीचे से मेरे पैर में गोली लग गई। तो मैं बोली भैया अब तो मेरे को गोली लग गया, मैं कैसे निकलूं। ड्राइवर का चिल्लाएगा करके उसके हाथ में मुंह को हाथ को दबा दिए हैं, मतलब मत चिल्ला, चुप रहा करके। मेरे बगल में ही लेटा था वो, इतना खून बह रहा था, पूरा मेरे तरफ से आ रहा था। फिर तीसरी बार शिवनारायण द्विवेदी और बोले मेरे को, करीब 5:45 हो रहा था ऐसे लगता है मेरे को। तो चिका वाजपेयी बोला 2:45 घंटा हो रहा है, फायरिंग हो रही है, मैं घड़ी देख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद फोर्स पहुँचती होगी, ऐसे करके उन्होंने कहा। पर थोड़ा अंधेला होने लग रहा है और उनका एक तरफा राम राज्य हो गया, इधर से जो होना था हो गया, इधर तो सब खत्म, पूरा उधरी से फायरिंग हो रहा है। अब मैं सोची दंतेश्वरी माता जी का नाम ली, ऐसे भी मरना वैसे भी मरना,
ऊपर वाला चाहेगा तो बचाएगा, आज तो मरना तय है। ऐसे करके धीरे से खसकी और उठी और चिल्लाई, बस करो करके 2 बार। तो उनके लीडर का आया, बंद करो, उनके लीडर का आवाज़ आया, बंद करो। फायरिंग बंद हुई। कर्मा सिलेंडर हो, कर्मा जी का निकलना और उनका कहना साथ साथ, तब तक कर्मा जी भी निकले और एक साथ हुआ। फिर पीछे तरफ से उनको पिस्तौल तान दिए, चलो बोले, क्योंकि नज़दीक आ गए थे ना, जो चल रहे थे उनका आहट सुनाई दे रहा था। मेरा हाथ को एक महिला नक्सली पकड़ी, चलो बोले, पहाड़ी ये रोड है, ये पहाड़ी है, ऐसी जगह लेके गए। और एक ड्राइवर था साथ में, तीनों को लेके गए। पीछे तरफ से कर्मा जी का हाथ को काले कपड़े में बांध रहे थे। तो कर्मा जी अपना नाम बताए गुंडी में, नाना कड़ियाम महंत कर्मा बोल के। मैं थोड़ा गुंडी भी समझती हूँ। तो बांधने के बाद जैसे ऐसी लेटा है, मेरे को भी लेट जा बोले तो मैं भी ऐसी लेटी, ड्राइवर भी वैसे लेटा। कर्मा जी को पूरा मैं देखी हूँ, इस तरह से उनकी इन लोग हत्या की। कर्मा जी का संगीन से पूरा गोदे, जो नक्सली आता था वो गोदा, जो आया वो गोदा, जो आया वो गोदा। और मेरे पास आते थे, देखे कर्मा को, देखे, ऐसे करते थे। अब इतना बड़ा पत्थर को उठा के सिर में पटके कर्मा जी के ऊपर। अब मेरा तो डर ख़त्म हो गया था, कर्मा जी के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा। तो कर्मा जी वहीं पे तुरंत ही शहीद हो गए। अब मेरे को बोलते हैं पर्स में क्या रखी है। मैं बोली कुछ नहीं है, कागज़ है। पर्स को फेंक दी। गनीमत पर्स को नहीं देखे, उसमें सभी का रहता है, नंबर सब है ना, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। तो डर ख़त्म हो गया था ना। अब जो देखी मैं वहाँ पे, तो हमारे साथ भी हो सकता है। ये तो ऊपर वाले के देन है, मेरा तो नया जीवन है ना। मैं वहाँ से बच के आ गई। फिर मेरा गला सूखे जा रहा था, मेरे को गोली लगा है, पानी है क्या बोली, तो है बोले। दूर में थर्मस को रख दी, एक घुट पानी पी, गर्मी था, थर्मस का पानी भी गर्म हो गया था एकदम। पहले निकलना था बोले। मैं बोली अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, कैसे पहले निकलती ऐसे। तो इधर काहे के ले गए थे, वही कांग्रेस की छोटी कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का प्रोग्राम था, मैं चली गई थी बोली। 3 बार नाम पूछा गया। कहीं ना कहीं मेरे मन में आया अंदर से कि फूलो देवी नेताम काफ़ी पॉपुलर नाम है, तो थोड़ा नाम चेंज करके मैंने बताया। उसके बाद सब हो गया, फिर चली जाओ बोले। बाकी और सब साथी को 5 मिनट बाद बगल में ला के लेटाए, बाकी और जो बचे थे तो उनको बोले नहीं, मेरे को चली जाओ बोले। तो मैं अकेली तो उठ के नहीं आती ना, मेरे साथ जो बैठे थे। फिर तुरंत आ रहे हैं 2 लड़के लोग, तो बोल रहे हैं हम लोग प्रेस के हैं। बोले अच्छा, तो चल पाओगे बोले। तो सब देख के तो मैं वहाँ रह नहीं सकती। मैं बोली बिल्कुल चल पाऊँगी। वो यादव अपना पटका को पगड़ी बांधा था, उसको निकाला, फाड़ा, मेरा पैर को बांधा। और उसके बाद सब लोग आ रहे हैं, ये हमारे विक्रम मंडावी लोग भी सब थे, को कर्मा जी के पीएसओ, मेरा एक कर्मा जी के पीएसओ एक हाथ को पकड़ा है, विक्रम मंडावी एक हाथ को पकड़ा है। मेरे से ज़्यादा उन लोग डरे हुए हैं। मैं बोली महिला होके मैं इतना हिम्मत कर रही हूँ, जो होना था वो हो गया, चलो अब कुछ नहीं होगा करके हम लोग 4.5 किलोमीटर रात में धीरे धीरे हाय हुई करके आ रहे हैं। किसी का हाथ चला गया था, किसी का आँख चला गया था। ये स्थिति में हम लोग 4.5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे। रास्ते में कमांडर मिला, पुलिस को छोड़ के आ रही थी, तो उस कमांडर में हम लोग बैठ के दरभा तक आए। दरभा के बाद ड्राइवर बोला मैं जगदलपुर लेके नहीं जाऊंगा, मेरे को वो डांटेंगे, फोर्स मैं छोड़ा हूँ ऐसे करके बोला। तो उसको मलकीत सिंह गेदू है, वो भी साथ में थे। मलकीत सिंह गेदू उसको गाली गलौज किया, चाबी को छीना। उसके बाद वो भी, उसको भी लगा हुआ था छर्रे कंधे में। उस घायल स्थिति में वो गाड़ी चलाते हुए
हम लोग को जगदलपुर में लेके आया। जगदलपुर की स्थिति उस दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पूरी जगदलपुर हॉस्पिटल में आया हुआ था, भीड़ था बहुत ज़्यादा। और इस तरह की घटना कभी किसी के साथ ना हो। राजनेताओं के साथ पहली घटना थी और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक इस घटना को नहीं भूल सकती। और मेरा तो और मेरे साथ जो मेरे साथी बचे उस सब का नया जीवन है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मेरे पैर में 2 लगे थे, एक निकल चुका, एक छर्रा अभी भी फंसा हुआ है राइट पैर में। डॉक्टर बोले कि सेट हो चुका है और गहरा गया है। यदि हम इस छर्रे को निकालेंगे तो नस कटने का डर है, तो नस कटेगा तो क्या पता पैर सुन्न भी हो सकता है, इसलिए नहीं निकालेंगे, ऐसा करके बोले। तो घूम रही हूँ लिए 5 साल के बाद जब बरसी मनाने के लिए आप वहाँ पहुँच रहे थे, तब उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? देखो, आप इतना गहराई वाला सवाल पूछे। 5 साल तक मैं वहाँ गई नहीं, उधर गई नहीं। अब बरसी में जाना है, बोले हाँ आदरणीय हमारे पुनिया जी प्रभारी जहाँ पे घटना हुआ है वहीं पे जाएंगे। बोले वो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी पीसीसी चीफ थे, पुनिया जी इंचार्ज रहे। अब हम चले गए, सब दरभा जाना है करके तय हुआ पार्टी के ओर से। अब जगदलपुर से मेरे आँखों में तो आंसू ही आने लगा। वही दिख रहा था, वही नज़ारा, वही गोलियाँ, उसी का आवाज़। किस तरह 13 तारीख को 25 मई 13 को बस्तर की धरती लाल हुई थी। ध्यान पूरा वहीं, आज भी ध्यान वहीं जाता है। 25 तारीख को मैं ठीक नहीं रहती हूँ, सुबह से सुनती हूँ आज बरसी है, झीरम का बरसी है, और मेरे को क्या करना है, क्या बोलना है, झीरम वाली बात आती है तो मैं सारा चीज़ भूल जाती हूँ। पूरा ध्यान मेरा उसी में चला जाता है कि उस दिन हम कौन सी स्थिति में, कौन से हालत में हम वहाँ से निकल आए हैं, वही दिमाग में घूमते रहता है। तो जगदलपुर से लेकर मेरे साथ बैठी थी वहाँ पे अभी अध्यक्ष है कविता साहू निगम की, वो थी। मेरे दिमाग को बहुत डाइवर्ट करने का कोशिश की, यानी दूसरी तरफ जाए, लेकिन मैं सामने में बैठी हुई थी, पूरा रोते रोते गई। और जिस जगह पे गई उस जगह इतना रोई कि सब नेताओं के आंखों में आंसू आ गया, नम हो गया था। तो 25 तारीख का दिन हमारे लिए तो बहुत वो रहता है। हो गई, इतना बड़ा घटना किसी के साथ हुआ है ना कभी हो, और ये वाली स्थिति को देख के मैं वहाँ से आए किस तरह से बच के, तो उसको तो भूल नहीं सकते ना। अभी तक झीरम घाटी हत्याकांड जो है उसमें कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल पाया है, क्या लगता है आपको? जिस तरह से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, भूपेश बघेल जी ने प्रयास किया कई लोगों को सहयोग करने का, लाभ देने का, और मिला भी। और उन्होंने एनआईए के रिपोर्ट मांगे केंद्र सरकार से, लेकिन दिए नहीं। आज तक वो जांच ही चल रहा है, आज तक उस पर कुछ हुआ नहीं जिस तरह से होना चाहिए। करीब 11-12 साल होने जा रहा है। जी, टीएस बाबर ने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा था कि मैं खुद वहाँ का चश्मदीद गवाह था, लेकिन मुझसे मेरा बयान नहीं लिया गया। पता नहीं एनआईए सर्वे कहाँ कर रही थी, जांच कहाँ कर रही थी, लेकिन जब मैं बोल रहा था कि आप मुझसे पूछे कहाँ गड़बड़ी कहाँ क्या है, आप उनसे जाके चर्चा कीजिए, तो उनका बात सुना नहीं गया। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जो परिवर्तन यात्रा की प्रभारी थे बाबा साहब, और केवल उन्होंने 5 मिनट हुआ था क्रॉस किए थे तो निकल आए। पूछना चाहिए था, हमें भी नहीं पूछा गया था,
बाद में हमने स्पेशल आवेदन लगाया, तब जाके हमको पूछा गया, और हम तो एकदम नज़दीक का देखे हुए हैं। तो ऐसे ही होंगे और कई लोग जिनको NIA ने नहीं पूछा होगा। अभी हाल फिलहाल में ही जो यहाँ के डिप्टी CM हैं विजय शर्मा जी, उनका एक बयान आया है कि हमारे पास उनकी जांच की रिपोर्ट आ गई है, बहुत जल्दी इस पर खुलासा करेगी। क्या लगता है आपको? अच्छी बात है, जांच रिपोर्ट आ गई है तो जल्दी से उनको खुलासा करना चाहिए, जो पीड़ित पक्ष है उनको लाभ देना चाहिए। एक और ये बात उठकर सामने आई है कि ये जो घटना हुई है वो राजनीति से प्रभावित है, क्या सच में ऐसे कुछ है? देखिए, मैं इसमें राजनीति है या नहीं है इस पे नहीं जाऊंगी, लेकिन पूरी प्रशासन की गलती है। कर्मा जी को Z+ सुरक्षा था, उस दिन कहाँ गई थी? उस दिन कहाँ गई थी? 6-7 गाड़ियाँ चलती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है उनके पास, और वो कोई काम का नहीं है। कांच को छेद करके लोगों को गोलियां लगी उस गाड़ी में। हालांकि कर्मा जी उस गाड़ी में नहीं बैठे थे, दूसरे गाड़ी में बैठे थे, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो बैठे थे ना उस गाड़ी में। आरोपी जिधर जाते थे लगता था, आरोपी लगा नहीं था। हमने जाते जाते रास्ते में देखे, करीब 1.5-2 किलोमीटर तक ही रहे होंगे, छुटपुट कहीं दिखे पुलिस। जहाँ पे घटना स्थल हुआ उसके आगे ना पीछे कहीं पे फोर्स नहीं थी, तो किसकी गलती है? और पूर्व से सूचना है कि इधर प्रोग्राम है, जा रहे हैं, तो व्यवस्था करनी चाहिए थी। और उस समय बीजेपी की सरकार थी, क्या की भाई? यदि उस दिन राहुल जी नहीं आते ना रायपुर में, तो बलवा होता है यहाँ पे। राहुल जी पूरा वस्तु स्थिति को संभाले थे, नहीं तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होता। इतने बड़े बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते थे, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, वो शीर्ष नेतृत्व खत्म हुआ एक झटके में। सारे नेता वहाँ शहीद हो गए। ये क्या हुआ? क्या किए? तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं साजिश है? ना उनको किसी तरह के पीड़ित परिवार को लाभ दिए, ना उनके बारे में सोचा गया। आज तक चली रही है जांच। जी, अब बात शिक्षा के ऊपर आते हैं मैम। शिक्षा का महत्व अभी फ़िलहाल में कितना है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो चाहे वो बस्तर अंचल में हो गया या फिर जो सरगुजा जो कई एरिया है, वहाँ अभी तक शिक्षा की पहुँच उतनी नहीं हुई। जो अगर बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, तो ये कितना ज़रूरी है, ताकि अगर शिक्षा उन लोग तक पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं उन लोग अपने आप को समझेंगे, और जो रास्ते से भटक गए हैं उनको भी एहसास होगा कि नई शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप का बेहतर विकास कर सकते हैं, मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ही करना। यदि व्यक्ति शिक्षित रहता है तो अच्छा से खेती किसानी भी कर सकता है, नए नए पद्धति से अपना फसल उगा सकता है, और अच्छा से पढ़ाई करने से अपने अच्छे बड़े बड़े पदों पे जा सकते हैं। और शिक्षा को सुधारने के लिए ख़ास तौर पर बस्तर और सरगुजा आदिवासी अंचलों में बहुत सारा वैकेंसियाँ वैकेंट है, भरना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए, और भरपूर शिक्षक होना चाहिए। हमारे समय की पढ़ाई का बता दे रही हूँ, एक ही शिक्षक हुआ करते थे। प्राथमिक शाला में एक शिक्षक, मिडिल स्कूल में भी एक शिक्षक, 3-3 क्लास को संभालते थे। तो अभी के स्थिति में इससे काम नहीं चलने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वामीनाथन
स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले, बहुत अच्छा योजना है। गांव गरीब के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम पढ़ें, इंग्लिश बोलना जाने सीखें, क्योंकि अपना देश से दूसरे देश जाने में इंग्लिश का ज़्यादा महत्व है। ये करके उन्होंने खोला था, लेकिन आज की स्थिति में मेरे ख्याल से फीस वीस लिया जाता है, ऐसे सुनी हूँ, या तो नाम चेंज कर रहे हैं। और जो गांव के स्कूल है ना, उनको सुधारने की आवश्यकता है। भरपूर शिक्षक हों, क्योंकि गांव वाले भी, आदिवासी लोग भी समझ चुके हैं कि शिक्षा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। हर घर के बच्चे जाते हैं, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, बच्चों को भेजते हैं। अपना कितना ही दुख तकलीफ हो, और ये जागरूकता तो आई है, ये जागरूकता आई है कि बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है। और मैं धन्यवाद दूंगी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो मध्याह्न भोजन की गारंटी लाए, जो गरीब वर्ग के बच्चों को भोजन मिल सके, और वहाँ पेट भर का भोजन मिलता है, काफ़ी पुस्तक फ्री में मिलता है। ये सारी व्यवस्था तो कांग्रेस ने करवाई है, इसका लाभ उठाना चाहिए। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक परिवेश में हैं, तो क्या अभी कभी ऐसा मोमेंट बना है जब राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में टकराव की स्थिति बनी हो? देखिए, ये घर की बात है, ऐसे कभी नहीं आया। मेरे मिस्टर भरपूर सहयोग करते हैं, उन्हीं का देन है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। यदि वो रोक लगाते, दबाव डालते तो मैं नहीं आती। वो मेरे को फ्री छोड़ दिए। वो अपना काम देखते हैं, मैं अपना काम देखती हूँ। गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो आज फरसगांव में बीओ है, और उन्होंने हर कदम कदम पे मेरा साथ दिया। अच्छा, ऐसे नहीं, जैसे गांव में सरपंच होते हैं तो महिला सरपंच होती है, उस महिला को काम करने का मौका नहीं देते, तो उनके मिस्टर आगे आके काम करते हैं। वो महिला काम करेगी तब तो सीखेगी, उसको मौका देना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगी। और हमारे यहाँ ऐसे नहीं, बिल्कुल दखल नहीं दिए। हम खुद मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे। जी, मेरा अगला सवाल यही था कि आप महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत मुखर रही हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कहीं भी अगर आरक्षण के बेस पर महिलाओं को आगे आने के लिए उन लोग को एक अवसर दिया जाता है तो पुरुष उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे महिलाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को मौका मिला है, सभी महिलाएं एक जैसे नहीं हैं। महिलाओं के साथ राजनीति करना बहुत कठिन है। अच्छा काम करेगी महिला तो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी तो उसके लिए भी उल्टा सीधा बोलेंगे। ये सबको ध्यान ना देना, महिला आगे बढ़ते जाए, काम करते जाए। यदि वो सब में ध्यान देंगे, भटकाएंगे, तो वो महिला काम नहीं कर पाएगी। और महिला को जो भी जिम्मेदारी मिलती है ना, वो महिला ईमानदारी के साथ काम करती है। वो छल कपट और ये दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं रहता। उसको क्या काम करना है, कौन सा काम करने से अच्छा होगा और आगे बढ़ेगा, वो सोच के वो महिला काम करती है। केंद्र सरकार में महिला आरक्षण बिल लाया गया, जिसको आपने समर्थन भी किया उसका कि लाना चाहिए, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में जब 18 में सरकार थी कांग्रेस की, तो यहाँ 33% से ज़्यादा महिलाएं थी विधायक में, चाहे मंत्रिमंडल में हो। तो लगता है कि जो भी लाया गया है वो 2029 में उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको इससे पहले कर देना चाहिए था। बिल्कुल, 14 के बाद आप लोगों को ध्यान होगा, आदरणीय सोनिया जी ने 33% आरक्षण बिल पे प्रस्ताव रखा, पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को,
चूँकि आप प्रधानमंत्री हैं, आप हम विपक्ष में हैं, आपका सत्ता है। विपक्ष में रहने के बाद भी हम पूरा समर्थन करेंगे 33% महिलाओं के आरक्षण बिल को। ये उन्होंने पत्र भी लिखा, लेकिन ध्यान नहीं दिए। देर आए दुरुस्त आए, इस बार रखे सदन में। हमने सभी महिलाओं को जिसको मौका मिला महिला बिल आरक्षण पे चर्चा करने का, और उसमें हमने रखा। और इसी बार होना चाहिए था, उसको लटका के रखने से कोई तुक नहीं था। अब पता नहीं मोदी जी क्यों महिलाओं के आरक्षण बिल को पारित नहीं करवाया, इस समय से लागू क्यों नहीं करवाया। नहीं तो अभी के चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण के तहत लाभ मिलता, चुनाव लड़ते, खड़े होते। आप लगातार लगभग 7 सालों तक छत्तीसगढ़ जो महिला कांग्रेस कमेटी है उनका अध्यक्ष रही हैं। अभी कुछ समय पहले आपने इस्तीफा दी, ये बोलकर के और जो बाकी महिलाएं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में आपके अध्यक्ष रहते हुए कितना कुछ बदलाव हुआ, आपको क्या लगता है? मैंने देखा, पूरा छत्तीसगढ़ गई, कहीं पे नहीं छूटा, हर जिला में मैं दौरा की। उसके बाद महिलाओं को जोड़ी, कार्यकारिणी तैयार करी, और महिलाएं एक बहुत अच्छा उभर के आए। एक टीम आई और टीम भावना से काम करती हैं, बहुत बड़ा टीम बन गया। मैं सोची नहीं थी कि हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं इतनी एक्टिव होंगी, बहुत काम करती है। मैंने तो ब्लॉक से लेकर बूथ लेवल तक महिलाओं का गठन किया, और महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हर बार के चुनाव में। इस बार भी महिलाएं अच्छा काम किए हैं। महतारी योजना आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी ने लॉन्च किया, जो साल में 1 लाख रुपए गरीब वर्ग की महिलाओं को दी जाएगी। युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो घोषणा किए थे उस पर हमारी सारी महिलाएं काम किए हैं, और रिजल्ट भी अच्छा खासा आएगा, सीट बढ़ेगा, ऐसे पूरा उम्मीद है। वही मैं कही कि महिलाओं को जो जिम्मेदारी दी जाती है ना, महिला किसी चीज़ के भरोसे में नहीं रहती है। काम भर मिलना चाहिए, हमें गाड़ी मिलेगा या चाय मिलेगा या नाश्ता मिलेगा तो हम जाएंगे, इस भावना से काम नहीं करती हैं। महिलाएं भूखे प्यासे भी काम करना जानती हैं। तो इस तरह के काम अपनी जवाबदारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाने में रहती हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपको स्टार प्रचारक बनाया गया था। अभी भी बनाया गया? जी, अभी भी आप हैं लोकसभा चुनाव में। तो जब हम देखते थे और घूमते थे तो लग रहा था कि कांग्रेस का लहर है, इस बार उससे ज़्यादा सीट जीत कर आएगी कांग्रेस। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस 70 से 72 से 35 में आकर रुक गई? देखिए, इस बार के चुनाव में एक तो मतदाता साइलेंट था, और दूसरी बात, आप भी नहीं सोचे थे, हम भी नहीं सोचे थे। एग्जिट पोल भी कहता था कांग्रेस की सरकार बनेगी और ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे, पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे। कहीं दोहराया नहीं था कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार आएगी, और बीजेपी वाले भी कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह से आदरणीय भूपेश बघेल जी ने उनके कार्यकाल में जो काम किए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि आदिवासियों के लिए, जैसे आदिवासी इलाका में गोटुल पर्ता होता था, गोटुल को बढ़ावा दिए। देवगुड़ी, जहाँ पे जंगल झाड़ियों में देवी देवता पूजा करते हैं, उसके लिए गुड़ी बनाने का काम किए। तेंदुपत्ता, जहाँ पे 2000-3000 मिला करता था, वहाँ 4000 मानक दर बोरा करवाए। वनोपज संपदा के लिए, सब चीज़ के लिए वो समर्थन मूल्य घोषित किए। कोडो कुट की कोई पूछता नहीं था, उसका समर्थन मूल्य घोषित किए, उस पर बढ़ावा किए। आज क्या हो रहा है?
कोदो और रागी विदेशों में जाने लगा, वहाँ लोग ज़्यादा खा रहे हैं, हम लोग कम कर दिए यहाँ पे जहाँ पे उत्पादन होता है। तो जिसका छत्तीसगढ़ की संस्कृति तीजा पोरा, यहाँ तक कि आदिवासी विश्व दिवस, इस पे छुट्टी नहीं हुआ करता था, उसका छुट्टी घोषित की। मतलब एक छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा दिए, एक पहचान दी। ये लोग जानते थे, समझते थे, लेकिन फिर भी क्या महतारी वंदन योजना, महिलाओं को ठगने वाली योजना ले आए। अब तो सब महिलाओं को देंगे, यहाँ तक बोले थे ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की धर्म पत्नी को देंगे, डॉक्टर रमन सिंह की धर्म पत्नी को देंगे, कलेक्टर एसपी की धर्म पत्नी को देंगे 1200 रुपये, साल का 12,000। तो क्यों छटाई कर रहे भाई? अब बोलते हैं गरीब को देंगे, घोषणा करते समय तो सब महिलाओं को देंगे। तो बड़ा चिंतनीय वाली विषय है कि तत्कालीन फायदा को कभी कभी मतदाता हाथ में ले लेती है, भले उस 5 साल पछताना पड़े। इस तरह की भी होती है, लेकिन हम स्वागत करते हैं, मतदाताओं का फैसला है, छत्तीसगढ़ की जनता की फैसला है। एक और ये बात निकल कर आ रही है, जो 2.5 साल का फार्मूला था भूपेश बघेल जी द्वारा अपने कुर्सी को न छोड़ना और टीएस बाबा का नहीं बनना, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा। देखिए 2.5 साल वाली बात आप जानते हैं ना, मैं जानती हूँ, मैं तो सुनी नहीं हूँ ना देखी नहीं हूँ, किसी के कहते कहावे पे नहीं जाना है। ये क्या हुई क्या नहीं वो हम नहीं जानते। जी, महतारी वंदन जो योजना है उसको आप बड़ी फैक्टर मानते हैं बीजेपी की जीत की? कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं कमजोरी रही होगी, है ना। और ये बहुत समीक्षा भी हुई है, ऐसा नहीं कि ऐसी छोड़े। दिल्ली पे समीक्षा बैठक हुई, प्रदेश स्तर पे भी हुई, संगठन में लगातार बैठकें हुई, चर्चा हुई उस पर। अभी जो 4 महीने का सरकार बनी बीजेपी की, जिसमें उनके द्वारा जो धान का समर्थन मूल्य 31 रुपये उसमें खरीदा गया और जो 1,000 रुपये है अभी उसको डालना शुरू कर लगभग 3 किस्त डाल चुके हैं अभी तक के। तो उन लोग ये बोल रहे हैं, चाहे इंदिरा आवास की बात हो जाए, उसको स्वीकृति दे दी गई है। तो भाजपा आई है 5 महीने में, जो कांग्रेस 5 साल में काम नहीं कर पाई, इसको हम लोग 5 महीने में कर दिए हैं। और आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ का जो GDP है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। 15 साल तक तो वो गाय बैल बांटते रहे, दिए क्या? जर्सी गाय देंगे, उन्होंने कहा, दिया क्या? नहीं दिया। और क्या क्या नहीं बोला था। मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख हर एक के खाता में डालेंगे, विदेश से काला धन लेके आएंगे। दिया क्या? नहीं दिया। तो ये 5 महीने में क्या कर डालेंगे? हमको तो समझ ही नहीं आता कि छत्तीसगढ़ में सरकार है भी कि नहीं, क्या कर रहे हैं। दिख नहीं रहा है कहीं पे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। बल्कि नए नए बने हैं, नई बनी है सरकार, अच्छा से काम करना चाहिए। अब 2-4 सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए, आपको क्या करना ज़्यादा पसंद है? मेरा पसंद, मैं देखिए मैं सबसे ज़्यादा व्यस्त रहना ही पसंद करती हूँ। मेरा जीवन ही व्यस्तता है बचपना से, शायद जब से पैदा हुई हूँ तब से ना मैं कोई देखती हूँ, ना ज़्यादा किसी चीज़ का शौक़ पालती हूँ। मेरे को खाने में और घर पूरा जमे जुमाए साफ़ सुथरा ज़्यादा पसंद है। मैं दिल्ली जाऊँगी तो दिल्ली के घर को पूरा साफ़ करती हूँ, एक दिन पूरा जमाऊँगी। वहाँ से रायपुर आऊँगी तो रायपुर में भी मेरा, नहीं तो कितने ही काम करने वाले रहे मेरे पास, लेकिन मैं अपना खुद करती हूँ। उसके बाद फरसगांव जाऊँगी तो फरसगांव में भी एक दिन पूरा काम करूँगी
पूरा सब चीज़ को जमाऊंगी, सफाई करूंगी, करवाऊंगी साथ में रह के, और खुद भी करूंगी। और उसके साथ साथ खाने में मेरे को उड़द दाल की बड़ा और खीर बहुत पसंद है। अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो आप क्या करते रहते? राजनीति में नहीं आ रहती तो बस घर का कामकाज करती, बच्चों के साथ, परिवार के साथ मज़े से रहती, और इसमें तो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जी, किसानी करना अभी भी आपको पसंद है? बिल्कुल, जब भी मेरे को समय मिलता है ना, भले काम नहीं करूँगी लेकिन देखने ज़रूर जाती हूँ। कभी मिस्टर के साथ चले जाऊँगी, कभी मैं अकेले जाऊँगी। आने वाले समय में आप अपने लिए राजनीति में कौन सा जगह देखती हैं? क्या महत्वाकांक्षा क्या है आपकी? मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ना मैं सोचती हूँ इसके बारे में। आगे मेरा क्या होगा ये सब मैं सोचती नहीं हूँ, कभी भी नहीं सोची। काम पे विश्वास करती हूँ, काम करते जाती हूँ, आगे का फल का इच्छा नहीं रखती मैं। मिल जाता है तो रख लेती हूँ। ठीक है, मैं तो एक छोटी कार्यकर्ता हूँ। इतना बड़ा आशीर्वाद मिला ऊपर वाले की दया से, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से, और क्या चाहिए। बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, अपना समय निकाले। जाते आपको भी बहुत धन्यवाद, आपके साथ चर्चा करने का मौका मिला। हमारे माध्यम से अपने ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी खास तौर पर मैं उन सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगी और आग्रह करूंगी कि बालिकाओं को आप कोई भी परिस्थिति हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, स्कूल ज़रूर भेजें, उनको पढ़ाएं, क्योंकि शासन की योजना जो जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने लाई है, मध्याह्न भोजन है, सरस्वती योजना के तहत साइकिल वितरण है, जैसे दूर में स्कूल है, तो ये सारी योजनाओं का भी आप लाभ उठाएं, और पहले की अपेक्षा में अभी के स्थिति में भरपूर सहयोग जिस तरह से मिल रहा है उसका लाभ उठाएं। महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि एक लड़की यदि पढ़ लिख के आती है तो निश्चित तौर पर उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है, और उसके साथ साथ समाज पूरा पढ़ा लिखा आता है, और एक देश के लिए नया एक निर्माण तैयार होता है, चाहे वो विकास के दृष्टि में हो, चाहे कितना ही बड़ा विपत्ति आए, वो उसको आसानी से वो संभाल सकते हैं। केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। इसलिए मैं ख़ास तौर पर उन बालिकाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए कहूँगी कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, और सारे पेरेंट्स को बार बार मैं निवेदन करूँगी कि उनको आप प्रोत्साहन करें, मार्गदर्शन करें, और उनको बराबर स्कूल भेजें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद और पूर्व विधायक फूलो देवी नेताम को। अपने जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हमसे साझा की, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दिल्ली में जाकर कितना कुछ किए, आवाज़ उठाएं, यहाँ की जो समस्याएं उनको वहाँ जाके बताएं, इस संबंध में हमसे चर्चा की। फ़िलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।